चलिए बेटा, देखिए आपके एग्जाम को लेकर ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंगल अकेला बैच रहेगा ये। हम बात करेंगे चित्रकला के इतिहास से, जहां सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रागैतिहासिक कला या प्रागैतिहासिक काल। तो ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में 100% इस चीज की गारंटी है कि जैसे प्रागैतिहासिक हो गया, कला हो गया या सिंधु सभ्यता हो गया, यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो एक एक पॉइंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखते हुए इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे प्रागैतिहासिक कला है, इसका जो समय है, जो इसका टाइम पीरियड है, वो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बताइए अंजलि, क्या होगा इसका टाइम पीरियड? जल्दी से बता दीजिएगा। विवेक राज, क्या होगा इसका टाइम पीरियड? प्रागैतिहासिक काल या जो प्रागैतिहासिक कला है हमारे विश्व में, क्योंकि इस दुनिया में भी कई विभिन्न देशों में भी जो हमारे प्रागैतिहासिक क्षेत्र रहे हैं, भारत में भी हमारे प्रागैतिहासिक क्षेत्र रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसका जो टाइम पीरियड है वो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक रहा, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम विश्व में बात करते हैं, विश्व की बात करोगे तो स्पेन हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, दक्षिण रोडेशिया हो गया, पेरू, अलास्का, लास्को, ये संसार के ऐसे कई देश हैं जहां की कई सारी गुफाओं से हमको चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये हमने अपने और विभिन्न देशों की बात की है। और जब हमारे देश की बात करेगा, भारत की पर्टिकुलर बात करेगा, तो हमारे भारत में भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमको प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कहां कहां से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया होशंगाबाद, भीमबेटका, पंचमढ़ी, चक्रधरपुर, लखनिया, कोहबर, भंडरिया, बांदा, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमको प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। और इनके जो ये अवशेष है वो नवपाषाण काल की मानव सभ्यता के रहेंगे, याद रखिएगा। हालांकि प्रागैतिहासिक युग की जो मानवीय कला है, उसी को हम पहली सीढ़ी भी कह सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका, ये यहां से तो आपका क्वेश्चन बनता ही है, सबसे ज्यादा बनता है। जैसे भीमबेटका की जो शैलास्त्र है वो आपके रायसेन एमपी, वहां पर एक चित्र प्राप्त हुआ था, कवच पहने सैनिक व घुड़सवार सेना। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्लियर नहीं है क्या? स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? किस किस को समस्या आ रही है? किसको किसको समस्या आ रही, बताओ जल्दी से। क्लियर है? थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इशू हो, बाकी स्क्रीन तो क्लियर है। ठीक है। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? आपने बिहार स्टेट दिया, यूपी टीजीटी दिया, आरपीएससी दिया, अदर ऑल ओवर इंडिया के किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, पीजी में जो हमारा एमएफए होता है, एमए होता है, वहां पर भी ये क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो हमारे ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला प्रागैतिहासिक कला कहलाता है। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और प्रागैतिहासिक युग की कलाओं को हम गुहाओं, कंदराओं या फिर शैलाश्रियों की कला भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हाँ, जिस किसी को भी दिक्कत हो रही हो एक बार बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग अपना अपना जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ऑटोमेटिकली जैसे यूट्यूब पे बढ़ाते हैं ना, वैसे ही ऐप पर भी आप लोग बढ़ा सकते हो। ये ऐप पर हमने फैसिलिटीज दे रखी है। आप लोग ऐप पर जैसे 360 होता है, 420 होता है, और उसके हिसाब से 720 वगैरह इन चीजों को बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब आदिमानव का उद्भव पूछता है।
अगर आदिमानव को उद्भव पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो आज से लगभग 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व एक युग था जिसको बोलते थे हम प्लीस्टोसीन युग, उसकी शुरुआत में हुआ था। और इस युग में मानव ने विशेष रूप से पाषाण, पाषाण मतलब प्रस्तर, पत्थर, उसका उपयोग किया। भाई उस समय आपकी प्रेजेंट टाइम के वर्तमान समय के अनुसार ना तो बंदूक थी, ना औजार थे, कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने पाषाण को ही अपना साधन बनाया। बेसिकली चाहे वो जलाने का कार्य हो तो पत्थर को रगड़ कर जलाना, ठीक है, किसी को मारने का कार्य हो तो पत्थर फेंक के मारना, पत्थर से ही औजारों को तैयार करना। तो ऐसे कई सारी चीजें जिनका उपयोग उन्होंने पत्थर से किया, पाषाण से किया, पत्थर से किया, इसलिए उस काल को हम पाषाण युग भी या पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब ये इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो हमारा पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो ये जो हमारा पाषाण युग है हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। वो कौन कौन से भाग थे? तो याद रखिएगा, जैसे पूर्व पाषाण काल, ये आपका 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। पूर्व पाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल आपका 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और जो आपका नौ पाषाण काल है वो आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। तो इन तीनों का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिमानव का जो उद्भव है आज से लगभग 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। एक युग था, कौन सा? प्लीस्टोसीन युग। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। अब हम इन कालों को डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहला काल था पूर्व पाषाण काल, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल आपका 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक था। और इस युग में आदि मानव जो है वो कहां रहता था? तो जहां पर पहले शेर रहा करते थे, याद रखिएगा, जहां पहले शेर रहा करते थे, जानवर रहा करते थे, यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित गुफाओं में रहा करता था। तुम्हारी तरह वहां पर उसके पास कला नहीं थी, ईंटों का प्रयोग उस समय नहीं था, उस समय ईंट का प्रयोग नहीं था। जैसे कंदराएं होती थी, जो गुफाएं होती थी, जो नेचुरल बनी होती थी, उसमें रहा करता था। और इन गुफाओं को लोग आज की या जो लोक भाषा है उसमें क्या कहते हैं? तो दरी कहते हैं। आज भी किस क्या बोलते हैं? दरी कहते हैं। जैसे आपके अपने यूपी में मिर्जापुर में लखनिया दरी, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है यहां से, लखनिया दरी। और वे किसका उपयोग करते थे? तो वे केवल प्रस्तर की जो मतलब कि पत्थर के जो मोटे भद्दे औजार होते थे, हथियार जो है वो बनाया करता था। भाई आज के समय के अनुसार ना तो उसके पास कोई औजार था और ना ही कुछ ऐसा था कि जिससे वो शिकार कर सके। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े गोल गोल पत्थर हुआ करते थे, तो पत्थरों को घिस कर या किसी भी प्रकार के वो औजार बनाया करता था। जैसे आप लोग बगीचे में जाते हो, एक चीज समझिए हमारे हिसाब से, आप लोग बगीचे में जाते हैं, आप लोग बगीचों में जाते हो और बगीचे में जाकर क्या करते हो बेटा? बगीचे में जाकर सिर्फ एक चीज करते हो, जैसे आपको आम तोड़ना है, ठीक है, या कुत्ते को मारना होता है, तो आसपास जो आपके कंकड़ होता है, पत्थर होता है, मिट्टी होती है, उसको उठाते हो, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको छोटा बड़ा या साइज बनाते हो और उठा के मार देते हो। उस समय वो भी वही करता था, यही करता था कि वो पत्थर उठाता था, पत्थर को अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा रगड़ कर या नुकीला बनाकर कैसा करके वो उस चीज को मारने की कोशिश करता था जिससे कि वो जानवर मर सके और उसका शिकार हो सके। ठीक है। तो इस युग में जो इस युग के अवशेष हैं वो हमको कहां प्राप्त हुए? तो सबसे कम हमको भारत से प्राप्त हुए हैं। और अगर भारत से प्राप्त हुए हैं तो अधिकांशतः दक्षिण भारत के क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जरूर बता दीजिएगा। विवेक राज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूजा गुप्ता, आकांक्षा बेटा बताइए। अब एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट जुस्फुट नामक एक अंग्रेज थे, भूवैज्ञानिक थे, पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने प्रस्तर युग के जो औजार है उसकी खोज की थी। कब की थी? 1863 ईस्वी के मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से इनकी जो है वो खोज किया था।
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज और आता है कि उस समय का जो मानव था, अब यहां पर ये क्वेश्चन, एक चीज यहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो प्रधानता किस पर निर्भर रहते थे? प्रधानता पूछ रहा है तो वो प्रधानता आखेट पर निर्भर रहता था, याद रखिएगा। उसका जो भोजन हुआ रहता था, भोजन क्या होता था? तो अगर आप जंगल में फंस जाओ और आपके पास कुछ भी ना हो, तो आपके पास सिर्फ 2 चीजें होंगी। एक तो मांस होगा जो जानवरों से प्राप्त होगा, दूसरा जो फल कंदमूल हुआ करते थे। आग का आविष्कार, देखो अब यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का जो आविष्कार है वो एक पिकिंग मानव के द्वारा, उसका जो खोज है बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन एक उसका जो प्रमाण है, अगर हम बात करते हैं प्रमाण कहां से मिला, तो याद रखिएगा झाउकोडियन गुफा जो कि बीन में है, ठीक है, वहां से होता है। तो लेकिन वो आग का जो उपयोग है उससे अपरिचित थे, उनको ये नहीं पता था कि आग का हम उपयोग कैसे करते हैं। तो जिसके कारण वो कच्चा मांस खाया करते थे। अब अगर यहीं पर बात आती है कि आग का उपयोग करना उस मानव ने कब सीखा, कब सीखा था बताइए? आग का उपयोग करना आदि मानव ने कब सीखा था, किस युग में सीखा था, बताइए? बोलो जल्दी से बेटा। नौपाषाण, ओके, बहुत सही। तो बिल्कुल नवपाषाण में सीखा था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का उपयोग और आग का आविष्कार, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अलगाव है। इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उनके पास कोई निश्चित स्थान नहीं था। कैसे निश्चित स्थान नहीं था? व्यक्ति एक जगह रुकता था, एक जगह रुकने के बाद वहां के आसपास के फल को खाता था, जानवरों को मार के खाता था। अच्छा, जानवर के पास भी मनुष्य से ज्यादा दिमाग होता है। उस जानवर को यह पता होता है कि मेरा दोस्त वहां गया और मारा गया, तो मैं क्यों जाऊं? जब मैं भी शिकार बन जाऊंगा तो मैं क्यों जाऊंगा? आप अगर किसी भी एक कुत्ते को मार देते हो तो वो दूसरा कुत्ता वहां से भाग जाता है। उसी प्रकार उस समय भी यही था कि जो व्यक्ति जो था, आदिमानव था, वो जानवरों का शिकार करता था, मांस खाया करता था और कंदमूल खाया करता था। जब एक जगह से समाप्त हो गए तो वो दूसरी जगह चला जाया करता था, ठीक है। तो वो एक जगह नहीं रहा करते थे, पूर्ण पाषाण काल में एक जगह नहीं रहा करते थे। उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। उनका जीवन कैसा था? खाना बदोश जीवन था, यानी कि घुमक्कड़ जीवन था, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो बंजारे टाइप के लोग होते हैं, वो कार से आते हैं, आपके आसपास झोपड़ी नुमा रहते हैं। कुछ दिन के बाद जब उनका उपयोग वहां से समाप्त हो जाता है, लोग उनसे सामान लेना बंद कर देते हैं, तो वो एक अलग स्थान पे, दूसरे स्थान पे घुमक्कड़ टाइप होते हैं, वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट कॉल की तरफ। हमारा अगला काल है मध्य पाषाण काल, जो 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम सी एल कॉर्लाइल के द्वारा 1867 ईस्वी में विज्ञान क्षेत्र से लघु पाषाण के उपकरण खोजे गए, यानी कि छोटे औजार खोजे गए, छोटे छोटे आकार के। और मानव ने अपने औजारों को इस काल में और अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप दे दिया था। छोटे जो औजार है माइक्रोलिथ, ये बहुत ज्यादा इसमें इस सन में प्रमुख रहे हैं। और इस काल के जो क्वार्टजाइट पत्थर है, उसके स्थान पर वो लोग जैस्पर है, चर्ट है, फ्लिप इत्यादि का उपयोग करने लगे थे। अब इसके जो औजार हैं वो हमको कहां से प्राप्त हुए? या जो मध्य पाषाणिक जो स्थल है, जैसे राजस्थान का एक स्थान है भीलवाड़ा जिला, राजस्थान का एक स्थान है भीलवाड़ा जिला। और वो भीलवाड़ा जिला किस नदी के तट पर है? तो कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर। वो भारत का मध्य पाषाणिक स्थल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान के बागौर से और एमपी के आदमगढ़ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। और इसी काल में सबसे अधिक जो चित्र हैं हमको कहां से प्राप्त हुए? तो भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण काल में सबसे अधिक प्रागैतिहासिक के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम अगले काल की बात करते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व रहेगा। क्लियर? यस सर, ओके।
भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक जो खोज हुई थी, उसको जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है जिस वैज्ञानिक को, डॉक्टर प्राइमरोज। और उन्होंने 1842 में कर्नाटक के एक लिंग सुगुर नामक एक स्थान है, उस स्थान से उस काल के उपकरण खोजे। एक गोल यंत्र प्राप्त हुआ नर्मदा नदी की घाटी से, और कई स्थानों से हमको हिरोंजी के टुकड़े प्राप्त हुए। कई स्थानों से हमको हिरोंजी के टुकड़े प्राप्त हुए, सिलनुमा पत्थर जिस पर आप लोग गांव में आपके चटनी या फिर मसाले पीसे जाते हैं, वो चीज प्राप्त हुई। वो क्यों? क्योंकि जो हिरोंजी है वो उस पर पीसी जाती थी। ठीक है, इसलिए शिलानुमा पत्थर प्राप्त हुए थे। तो एक चीज याद रखिएगा, नवपाषाण काल में ही हिरोंजी खोजी गई थी, और उसी समय उसको पीसने के लिए सिलपट यानी कि पत्थर खोजा गया था। ठीक है, अब हिरोंजी का उपयोग क्या करते थे? तो हिरोंजी से हम लोग रंग का उपयोग करते थे, और उसके अनेक उद्योगशालाएं भी दक्षिण भारत से प्राप्त हुई हमको। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय में मानव का जो प्रधान केंद्र है वो बेल्लारी था। क्या था? बेल्लारी था। और मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है सर्वप्रथम कहां से हुई? तो नवपाषाण काल से हुई। और उसके जो पुराने घुमक्कड़ जो स्वभाव है उसमें वो अंतर आया, और वह क्या किया? उसने बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहां पर रहना स्टार्ट कर दिया? बस्तियों में घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण काल में, या क्वेश्चन आता है कि मानव किस काल में बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया, घुमक्कड़ स्वभाव बंद कर दिया? तो नवपाषाण काल से। क्लियर? आगे बात करते हैं। इस युग की प्राचीनतम जो बस्ती है कहां से प्राप्त हुई? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत है एक, वहां से एक स्थान है मेहरगढ़, वहां से प्राप्त हुई थी, सॉरी। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। अब यहां से 3 पॉइंट्स और आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको खेती के अवशेष प्राप्त हुए, या खेती का आविष्कार हुआ यहाँ पे नवपाषाण काल में। जब खेती का आविष्कार हुआ तो पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो वहां नवपाषाणी काल से ही हमको घड़े, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। तो इस युग की प्राचीनतम जो बस्ती है कहां पर रही है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के में मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला की जो खोज है, उसका जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, वो किसने किया था? तो कभी भी जिंदगी में भारतीय मत लगाना। जिंदगी में भारतीय मत लगाना। क्या लगाओगे? अंग्रेजों ने किया था। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने किया? अंग्रेजों ने किया था। आर्चीवॉल्ड, कैम्पेबल, कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज है उसका उनको श्रेय दिया जाता है। इन दोनों ने मिलकर बेटा 1880 में कैसर की पहाड़ियों से चित्रों को दिया, जो मिर्जापुर के निकट एक जो विंध्य क्षेत्र है वहां पर स्थित है। हालांकि कार्लाइल की जो खोज का जो विवरण है वो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ। वह कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ। उनकी जो सूचना है वो सूचना भर आप कह सकते हो कि प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फरवरी 1883 में प्रस्तुत हुई। लेकिन जो कॉकबर्न ने खोजा, कॉकबर्न की जो खोज का जो सचित्र जो प्रमाण है, वो अगर हम बात करेंगे तो वह वैज्ञानिक विवरण जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जर्नल में सन 1883 में प्रकाशित हुआ। और ये जो चित्र है, जैसे घोड़मंगर नामक जो शैलाश्रय है वहां पर मिला। उनका एक लेख के साथ गैंडे का शिकार दृश्य भी रेखा, उसकी जो रेखानुकृति है वो भी एक तरह से कह सकते हो कि प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए जॉन कॉकबर्न की जो उपलब्धियां हैं उसकी जो सोसाइटी पत्रिका के कई सारे अंकों में प्रकाशित हुई। ठीक है, जिनमें हमें मिर्जापुर, उसके अलावा बात करते हैं जिलेक जेटियर में यहाँ की जो चित्रमय जो गुफाएं हैं उसको आदिमानव का सर्व प्राचीन जो निवास बताया गया, और उन्हें लौह फलक से युक्त चित्रित जो भाला है, आखेट का जो दृश्य है उसमें अंकित मिला। और ये जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो एक क्रमिक खोज का एक ब्यौरा रहा है। क्लियर?
उसके अलावा 1909 से, अब ये जो आपके लिए जो चित्र है, जो सेल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1909 ईस्वी में इंपीरियल गजेटियर में कॉर्लाइल्ड के द्वारा खोजे गए कैमूर क्षेत्र के सेल चित्रों की एक बार पुनः समीक्षा की गई थी और उन्हें नौ पाषाण काल का बताया गया और 5000 वर्ष के आसपास का अनुमानित किया गया था। तो दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे हम बात करेंगे कि 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट ने अपना एक लेख प्रस्तुत किया। भारत के बेल्लारी कर्नाटक के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का इन्होंने परिचय दिया था। तो क्वेश्चन अगर आता है कि एफ फॉसेट का जो लेख है, जो दक्षिण भारत के बेल्लारी कर्नाटक के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय दिया, वो किस समय प्रकाशित हुआ था? बताइए, किस समय प्रकाशित हुआ था या उन्होंने उसका परिचय कब दिया था? बेल्लारी जो गुफा है उसके प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का परिचय कब दिया था एफ फॉसेट ने? बताइए, 1891, 92, 93, 94, क्या होगा? बताइए जल्दी से, बोलिए आकांक्षा बेटा। 1892, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 1892 में हुआ था। अब यहां से अब कई सारी पुस्तकों का, कई सारे लेखों का प्रकाशन आता है। जैसे 1902 ईस्वी में एच फ्रैंक का एक सचित्र जो लेख है इंडियन एंटिक्वेरी, उसमें प्रकाशित हुआ। 1907 में बांदा में एक आईसीएस अधिकारी जो है सीएस सिल्वे रॉड, इनका भी एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिन्होंने बांदा क्षेत्र का जो कॉकबर्न के द्वारा जो खोजे गए स्थान है, अनेक स्थानों का इन्होंने उल्लेख किया था। कुछ कुछ पॉइंट्स जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इनको तैयार किया। और अपने लेख में इन्होंने दो रेखा चित्र दिए थे, जिनमें से एक घोड़े को लेकर पैदल चलते हुए आदमियों का है और दूसरा बिना पहिए की बैलगाड़ी का है, याद रखिएगा, ठीक है। और 1910 में सी डब्ल्यू एडरसन के द्वारा सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज हुई थी। एडरसन महोदय ने अपने एक सहयोगी दोस्त सी जे वेल्डिंग्स, उनके साथ रायगढ़ से लेकर माठ नदी तक इन्होंने सर्वेक्षण किया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक एडरसन महोदय ने एक शोध लेख भी तैयार किया, नाम था जनरल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी। इसको सितंबर 1918 में उसके एक अंक में 16 चित्रफलकों को इन्होंने प्रकाशित किया था। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग कि इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? बोली जल्दी से, इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? विवेक राज, इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? पर्सी ब्राउन, वेरी गुड। देखिए, 1917 में पर्सी ब्राउन की जो पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, उसके पहली संस्करण में इन्होंने प्रागैतिहासिक चित्रकला को भारतीय चित्रकला के इतिहास के साथ साथ उसकी संतुलित जो रीति है उसमें इन्होंने जोड़ा। वहीं 1926 में द इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली के दिसंबर अंक में श्री अजीत घोष का एक जो लेख है कॉर्पोरेटिव सर्वे ऑफ इंडियन पेंटिंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ और इसमें इन्होंने प्रागैतिहासिक चित्रों की समीक्षा किया था, ठीक है। 1931 में अमरनाथ दत्त की ए फ्यू हिस्टोरिकल रेलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर रायगढ़ स्टेट सीपी इंडिया एक पुस्तक प्रकाशित होती है और श्री दत्त ने 1917 में सिंघनपुर के शैल चित्रों को देख चुके थे और उसका एक लेख हितवाद में 1927 में इन्होंने प्रकाशित किया, बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं 1932 में पटना संग्रहालय के एक संग्रहालयाध्यक्ष थे मनोरंजन घोष, उन्होंने एक सचित्र अध्ययन रॉक पेंटिंग एंड देयर एंटिक्विटीज ऑफ प्रीहिस्टोरिक एंड लेटर टाइम शीर्षक से प्रकाशित किया। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, क्योंकि बिहार में जो
2021 का 2020 का एलटी का पेपर, सॉरी 2021 में एलटी का पेपर हुआ था, अभी पिछले महीने उसका रिजल्ट आया है, उसमें इस लेख को इन्होंने पूछा था। ठीक है, इस लेख को इन्होंने पूछा हुआ था। हालांकि मुझे पेपर तो नहीं मिला, लेकिन ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मेरे पास नोट है, उसको मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ठीक है, और ये आपके लिए कह सकते हो कि जो प्रकाशित हुआ था वो 24वां अंक था किसका, मेमोयर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमरानंद घोष ने पंचमढ़ी क्षेत्र के कई स्थानों के चित्रों को खोज निकाला। 1948 में प्रेस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इस शीर्षक से एक लेख प्रस्तुत हुआ, और हैदराबाद क्षेत्र की जो शैल चित्र है उसका जो पहला परिचय एफ और ऑल्चिन के डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कल्चर्स इन द रायचूर डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा फिर गार्डन के साथ संयुक्त रूप से लिखे गए उस लेख में मिलता है, जो 1955 की मैन पत्रिका में रॉक पेंटिंग्स एंड इंग्रेविंग्स इन रायचूर हैदराबाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दो पुस्तक है, स्टुअर्ट पिगार्ड की है प्रेस्टोरिक इंडिया जो 1950 ईस्वी की है, और दूसरी पुस्तक थी एएच बॉड्री की प्रेस्टोरिक पेंटिंग। तो दोनों में अंतर सिर्फ इंडिया और पेंटिंग्स का है। ठीक है, पहली जो प्रिस्टोरिक इंडिया होगी वो आपकी 1950 में होगी, तो याद रखना इंडिया 1950 1947 से आजाद हुआ, तो पहली पुस्तक इंडिया प्रिस्टोरिक इंडिया की आई 1950 में स्टुअर्ट पिगार्ड की, और तो उसके अलावा एएच बॉड्रिक की प्रिस्टोरिक पेंटिंग्स जो 1958 में आई। इन दोनों को याद रखिएगा। वहीं एएच बॉड्री की प्रिस्टोरिक पेंटिंग की पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिर्जापुर का घायल सुअर, होशंगाबाद का महिष, सिंघनपुर का आखीट दृश्य प्रकाशित हुआ। इन तीनों चित्रों ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को कई देशों के कला वैभव को समक्ष अपनी प्रतिष्ठा प्रदान कर दी। 1958 में श्री विष्णुधर वाकड़कर ने मध्य प्रदेश के भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का भी इन्होंने पता लगा लिया। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाकड़कर ने इलाहाबाद जिला जो वर्तमान प्रयागराज है, वहां के चित्रोहा रेलवे स्टेशन जो इलाहाबाद कटनी का जो क्षेत्र है, वहां पे 2 चित्रयुक्त शैलाश्रयों का पता लगाया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में चमोली गढ़वाल हो गया, दलबंद एवं लखुदियार हो गया, अल्मोड़ा के शैलाश्रयों से आदिमानव के द्वारा अंकित चित्रों की खोज हुई थी। वहीं 1995 में नेवादा बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से 14 गुफाओं की खोज हुई थी, और 21वीं सदी के आते आते बूंदी हो, चित्रकूट हो, या और कई स्थानों वहां से हमारी प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आज हम यहीं तक कराएंगे। आज अगला जो पॉइंट है, जैसे ये हमारे जो चित्र है, जो हमारे क्षेत्र है, ये आप लोगों को कल कराएंगे, और बहुत ही डिटेल से बहुत सारे और अन्य चित्रों के साथ कराएंगे। ठीक है, पूजा कह रही है सर शो नहीं हो रहा है और वॉइस भी नहीं आ रही है। ठीक है, योगिता सैनी, हाँ बोलो योगिता, क्या हो गया? योगिता सैनी बोलिए। योगिता सैनी बोलिए बेटा, क्या हुआ? ये क्लास में कुछ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? इस क्लास में कुछ समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉपर आवाज नहीं आ रही क्या? सबको प्रॉपर आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार नेट को रिफ्रेश कर लिया करो, क्लास स्टार्ट होने से पहले फोन को फ्लाइट मोड से अनफ्लाइट कर लिया करो। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। वैसे तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल सही है बेटा। किसको किसको आवाज नहीं आ रही है? चलो, सभी को इसका मतलब आ रहा था। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। कल हमारे जो क्षेत्र है, ठीक है, वो उस पर हम प्रॉपरली तैयार बात करेंगे। ठीक है, चलिए।
मिलते हैं कल सभी को, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।